नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़-4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। 2 कारों की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है और सड़क हादसे में एक मासूम समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। अचानक कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ है और टायर फटने से बेकाबू होकर दूसरी लेन में कार पहुंची। आगरा से लखनऊ की तरफ ये कार जा रही थी और इसमें बड़ा अपडेट फिलहाल ये मिल रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जब यह हादसा हुआ, किस तरीके की अफरा तफरी मौके पर हो गई। अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में ये कार पहुंची। जिस तरीके से यह हादसा हुआ, हालांकि घायलों को इलाज के लिए पीएचसी औरास भेजा गया है और हालत गंभीर होने पर लखनऊ भी कई लोगों को रेफर किया गया है। औरास थाना क्षेत्र के पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। आगरा से लखनऊ की तरफ ये कार जा रही थी जिसका अचानक से टायर फटा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 कारों की भिड़ंत के बाद ये हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। एक मासूम की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और आशीष गौड़ फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है और क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर, और जो घायलों की स्थिति है वो कैसी बताई जा रही है? ये आपको बता दें, औरास थाना क्षेत्र के किलोमीटर 238 की यह घटना है, जहां पर आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही एक गाड़ी का टायर फट जाता है और टायर फटने के बाद वो गाड़ी दूसरी लेन पे चली जाती है और सामने से आ रही एक कार से टकरा जाती है, जिसमें करीबन दोनों गाड़ियों में मिला के 8 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की तो मौके पर मौत हो जाती है और 3 लोग को गंभीर हालत में पीएचसी औरास लाया जाता है, जहाँ पर एक मासूम बच्चे की मौत हो जाती है और 2 लोग जो अभी घायल हैं उनकी स्थिति नाजुक है। उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए उनको लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं आशीष। मौके पर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है एक्सप्रेसवे पर? ये जाम की स्थिति इस समय नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो गाड़ियाँ थी उसको यूपीडा के लोगों ने हटा दिया है और इस समय जो है लाइन क्लियर है। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर उन्नाव से, जहां सड़क हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोग गंभीर हैं जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इसी जातीय उत्पीड़न से तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी के चलते 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दसियों लाख से भी ज़्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया था। और 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना, ये भारतीय संविधान लागू होने की बात की घटना का एक जीता जागता मिसाल। रही बात, मैं विद्यार्थी था। बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे, 1 दर्जन विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे, 50-60 साल का उनका एक लंबा राजनीतिक करियर था। उन्होंने उप प्रधानमंत्री रहते हुए बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण किया, तो वहाँ के पंडों और पुजारियों ने उस मूर्ति को गंगाजल से धोया था, क्योंकि बाबू जगजीवन राम दलित समाज में पैदा हुए थे। तो बहुत बड़े नेता होने के बावजूद भी जाति आधार पर बाबू जगजीवन राम जी द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद की मूर्ति का गंगाजल से धोया जाना, ये बाबू जगजीवन राम जी का अपमान था, उस पूरे जाति और समाज का अपमान था जिस जाति और समाज में बाबू जगजीवन राम पैदा हुए थे। तीसरी घटना, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2017 चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार में आई, कालिदास मार्ग को उन्होंने छोड़ा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव जी चूंकि उस 5 कालिदास मार्ग कोठी में रह चुके थे, इसलिए उसको गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसका महत्व को नहीं समझा। वो इसी शूद्र समाज में यादव वंश में पैदा हुए थे, इसलिए उस कालिदास मार्ग को धुलवाने का पाप किया। क्या ये जाति दंश और जाति अपमान का उदाहरण नहीं है? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने पर भी अपमानित किए जाते हैं जाति के आधार पर, बाबू जगजीवन राम
अपने समय के देश के चोटी के नेता होने के बावजूद भी जब उनके द्वारा उद्घाटित मूर्ति को गंगजल से धो करके उनका अपमान किया जाता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगाजल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स सीएम से ज़्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। रही बात भारतीय संविधान, हम लोगों का सबसे पूज्य संविधान है और हमारा ही नहीं पूरे राष्ट्र का सबसे वो पूज्य संविधान है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और हम भारतीय संविधान के मंशा के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित न किया जाए। हम तो भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान का अध्ययन मुझसे किसी से कम नहीं है। माननीय बहन जी को अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पीड़ा, बाबू जगजीवन राम जी का जाति पीड़ा, अखिलेश यादव की जाति पीड़ा को अगर देखी होती तो शायद उनका ट्विटर नहीं होता। और रही बात 1995 की घटना का जिक्र उन्होंने किया, तो 1995 की घटना का चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करके सपा बसपा गठबंधन का एक नया रूप दिया। जब सपा बसपा गठबंधन हो गया, बहन जी और अखिलेश यादव जी साझा मंच पर एक नहीं अनेक मंचों पर भाषण दिए, तो वो बात तो अपने आप खत्म हो गई। और वैसे भी आज पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी नामौजूदगी में कोई बात करना उनके सम्मान के विपरीत है। और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है? आज जब हमने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की, तो ऐसे ढोंगी, पाखंडी, धर्म के नाम पर दिखावा करने और छलावा करने वाले लोग, उनको अपमानित करना, गाली देना ही अपना धर्म मानते हैं। अच्छा होता ये महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, इनके सम्मान की बात करते, हिंदू धर्म भी बचता, हिंदू धर्म का विस्तार भी होता। तो सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, अपने बयानों को लेकर इस वक्त चर्चा में है और बसपा के जो ट्वीट था उस पर पलटवार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हरदोई से आपको खबर बता दें, हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर मायावती के ट्वीट पर भी जवाब दिया है। हरदोई एमएलसी चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बेईमानी की है, भाजपा सरकार में मन से वोट भी नहीं डालने दिया जाता है। मायावती के ट्वीट पर अखिलेश ने तंज कसा, कहा कि खुद जवाब देने की जगह दूसरे दल को आगे करती है भाजपा। दरअसल अखिलेश यादव हरदोई के हरपालपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बयान और अडानी वाले मामले पर भी जवाब दिया। स्वामी रामदेव अब योग नहीं सिखाते, व्यापार करते हैं, अखिलेश यादव का यह कहना है। जो कंपनी 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करती थी, आज और विश्व में नंबर 2 पर थी। हम लोग सोच रहे थे कि नंबर 1 होगी और आगे आखिर वो कंपनी टॉप 20 में भी बाहर हो गई है। इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है, इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए।
बगल का जिला लखीमपुर जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव को आपने सुना जिन्होंने हरदोई पहुंचे थे कार्यक्रम में और वहां पर बसपा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि दूसरे दलों को आगे कर भारतीय जनता पार्टी पलटवार करती है, खुद आगे नहीं आती है। एमएलसी चुनाव के नतीजों पर भी उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बेईमानी की है और बेईमानी की आड़ में ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। एमएलसी चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान और साथ ही साथ बसपा पर भी अखिलेश यादव निशाना साधते हुए नजर आए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यालय पर सिख समुदाय का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रामचरितमानस को लेकर पहुंचे लोगों ने प्रदर्शन किया, मुंह पर भगवा कपड़ा बांधकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा की क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत ने प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध जताया गया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों पर की गई अभद्र टिप्पणी का सिख समुदाय की तरफ से विरोध किया गया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रामचरितमानस सौंपने पहुंचे बीजेपी नेता समाजवादी पार्टी कार्यालय। सपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। पुलिस ने सिख समुदाय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय से हटाया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का विरोध करने के लिए सिख समुदाय के जो कार्यकर्ता थे वो आज सपा कार्यालय पहुंचे। अखिलेश यादव को रामचरितमानस देने के लिए पहुंचे थे। रामचरितमानस को लेकर पहुंचे लोगों ने प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस ने इन्हें मौके से हटाया है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ ही, उत्तराखंड में कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय में हंगामा हो गया है। हल्द्वानी में एमबीपीजी महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का हंगामा। कॉलेज सभागार की छत पर चढ़ी छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि। एबीवीपी के जिला सम्मेलन के विरोध में यह हंगामा किया गया। आपको बता दें कि कॉलेज में एबीवीपी का कार्यक्रम न कराने की मांग की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और कार्यक्रम की परमिशन रद्द न करने पर बिल्डिंग से कूदने की धमकी दी जा रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन रश्मि लमगड़िया को समझाने में जुटा हुआ है। तो ये बड़ा हंगामा आज देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय में यह हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में एमबीपीजी महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्षा की तरफ से यह हंगामा किया जा रहा है। कॉलेज सभागार की छत पर चढ़ गई है छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि और एबीवीपी के जिला सम्मेलन के विरोध में यह हंगामा हो रहा है। अब अगली खबर आगरा से है, जहां भारतीय क्रिकेटर की पत्नी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दीपक चहर की पत्नी से 10 लाख की ठगी का आरोप लगा है। बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर 10 लाख रुपए लेने का आरोप है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व प्रबंधक पर ठगी का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पैसा वापस मांगने पर धमकी देने की भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। हालांकि दीपक चहर के पिता की तहरीर पर थाना हरिपर्वत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दीपक चहर की पत्नी से 10 लाख की जो ठगी की बात सामने आ रही है, पैसा वापस मांगने पर धमकी देने की भी शिकायत अब दर्ज करवाई गई है। दीपक चहर की पत्नी बताई जा रही है जिनके साथ धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है। बड़ी खबर आगरा से, और ये एफआईआर की कॉपी भी आप देख सकते हैं। 10 लाख की ठगी का आरोप लगाया गया है। बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर 10 लाख लेने का आरोप लगाया गया है। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां नोडल अधिकारी ने समीक्षा बैठक की है। विकास परियोजनाओं से नाखुश दिखे हैं नोडल अधिकारी और सीएम को मिली रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा की गई है। डीएम को दिए गए अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बीते दिसंबर माह में राज्य मंत्री ग्रामीण विकास ने जिले की परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर अब नोडल अधिकारी नाराज नजर आ रहे हैं। विकास परियोजनाओं से नाखुश दिखे हैं नोडल अधिकारी और इसे लेकर जो समीक्षा बैठक की गई है, साथ ही साथ डीएम को जो भी अधूरे काम पड़े हुए हैं उन्हें पूरा करने की बात भी कही जा रही है। तो समीक्षा बैठक नोडल अधिकारी की तरफ से की गई और दिशा निर्देश भी दिए गए।
इधर आगरा में G20 समिट के मद्देनजर प्रशासन का जन सहभागिता पर जोर है। ऐसे में सम्मेलन की थीम लाइन वसुदेव कुटुंबकम पर जिले के सभी स्कूल कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता रखी गई। इसके तहत छात्रों को 250 शब्दों में वन अर्थ वन फैमिली और वन नेशन पर निबंध लिखने हैं, ताकि छात्रों को G20 समिट और वसुदेव कुटुंबकम के बारे में पता चल सके। आगरा के स्कूल से निबंध प्रतियोगिता पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। G20 समिट के मद्देनजर लगातार जन सहभागिता पर जोर है। पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस क्रम में प्रशासन की ने एक बड़ी पहल की है और तमाम जो अलग अलग बोर्डों से संचालित जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ आज G20 की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम यानी वसुधा पृथ्वी पूरा परिवार यानी पूरी पृथ्वी परिवार है, इस थीम पर आज ऐसे कंपटीशन निबंध प्रतियोगिता आज आगरा के तमाम स्कूलों कॉलेजों में आयोजित हो रही है। G20 समिट का क्या मतलब है, इसको लेकर नॉलेज मिले, इसको लेकर ये सारी कवायद की जा रही है। G20 एक कहा जाए एक उन देशों का समूह जो दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। क्या लगता है? देखिए, ऐसे तो अभिव्यक्ति है और G20 हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं। विभिन्न देशों के जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है और ऐसे के माध्यम से देश की अच्छी स्थिति जो होती है उसके बारे में बच्चे अभिव्यक्ति करते हैं। और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं प्रयागराज से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे हैं सीएम और हाईकोर्ट बार की स्थापना के 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल समापन समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम से। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें भी आपके सामने, जहां सीएम को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्थापना दिवस समारोह है। आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। प्रयागराज से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। सीएम के साथ साथ कई दिग्गज भी मौजूद हैं। खास मौका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, क्योंकि 150 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और कल जब समापन समारोह होगा तो उसमें केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल होंगे। श्री अनुज कुमार सिंह मेंबर, कि आप लोग आए और माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रतींकर दिवाकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई खास लोग भी इस मौके पर मौजूद हैं। 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को और उनके साथ साथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद हैं। कल का दिन भी काफी खास रहने वाला है, क्योंकि समापन समारोह होगा जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं प्रयागराज से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को आप इस कार्यक्रम के मंच से देख सकते हैं। साथ ही साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।